हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद स्किल्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था सेल और सेलों के प्रकार पढ़ा था और सेल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक, जब जो हमारे सरल परिपथ होते हैं, सरल परिपथों में प्रवाहित धारा का मान जो है हम ओम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो वैद्युत परिपथ होते हैं, जटिल वैद्युत परिपथ होते हैं, उसमें वैद्युत धारा का मान जो होता है ओम के नियम की सहायता से निकालना जो होता है कठिन तथा असंभव होता है। इसलिए इन जटिल परिपथों के में हम वैद्युत धारा का मान किरचॉफ के नियम से निकालते हैं। तो जो किरचॉफ महोदय थे, उन्होंने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए थे। अपने 2 नियम दिए थे। पहले नियम को हम कहते हैं संधि का नियम या प्रथम नियम। पहला जो नियम होता है उसे हम कहते हैं प्रथम नियम या संधि का नियम। इस नियम में किरचॉफ महोदय ने बताया था कि जब कोई परिपथ होता है तो उस परिपथ में कोई जब संधि होती, संधि का मतलब जोड़, तो उस जोड़ पर जो मिलने वाली समस्त धाराएं होती हैं, समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होता है वो शून्य होता है। इन्होंने क्या बताया था कि परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, योगफल, वो क्या होता है, शून्य होता है। और यही नियम हमारा कौन सा नियम कहलाता, प्रथम नियम। प्रथम नियम में बताया गया परिपथ के किसी बिंदु पर, परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली, किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ठीक है, कितना होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। शून्य होता है। इसका जो हम गणितीय रूप में लिखते हैं, ठीक, तो ये पहला नियम है। इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इसका जो हम गणितीय रूप लिखते हैं सिग्मा आई बराबर होता है 0। सिग्मा आई इक्वल टू होता है 0। जैसे हमारा कोई परिपथ है, इस परिपथ में हमारी कई धाराएं बह रही और ये परिपथ में एक हमारा बिंदु, ये हमारा एक बिंदु हो गया O। यहां पर एक हमारी धारा आ रही है I1, I2, I3, I4। ठीक, तो ये कोई परिपथ है। इस परिपथ में ये हमारा बिंदु O है। तो बिंदु O पर जो मिलने वाली समस्त धाराएं होंगी, इन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन जब हम संधि का नियम लगाते हैं तो संधि का नियम लगाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर आती हैं, तो संधि की ओर जो आने वाली धाराएं होती हैं उन सबको हम प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, और जितनी भी धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन सभी धाराओं को हम किस चिन्ह से लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह से लेते हैं, माइनस चिन्ह से लेते हैं। इसमें एक बार लाइन और बढ़ा देते हैं। ये हमारी हो गई I5, ये हो गई I6। ये जैसे हमारा परिपथ था, इस परिपथ का बिंदु O था। तो हमने आपको बताया कि जब हम संधि का नियम लगाते हैं तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को धन चिन्ह से तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋण चिन्ह से लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, ये जो हमारा परिपथ में संधि का बिंदु O है, इस बिंदु O की तरफ धारा I1, धारा I6, धारा I2, I3, इतनी धाराएं जो हैं संधि की तरफ अर्थात बिंदु O की तरफ आ रही हैं, और I5 और I6 जो है धारा वो संधि से क्या हो रही, दूर जा रही है। ठीक, तो अभी हमने कहा संधि की ओर जितनी भी धाराएं आती हैं उन सबको हम धन चिन्ह से लेते हैं, उस संधि से जितनी भी धाराएं दूर जाती हैं उनको हम ऋण चिन्ह से लेते हैं। तो हम बीजगणितीय योग, ये जो सिग्मा होता है, कैपिटल सिग्मा योगफल को दर्शाता है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, I1 प्लस I2
प्लस I3 प्लस, अब देखो प्लस करेंगे, योग करते हैं, I4 संधि से दूर जाती है तो दूर जाएगी तो उसको किस चिन्ह से लेंगे, माइनस I4 प्लस I5 भी दूर जा रही है, माइनस I5 प्लस I6 आ रही है, I6 बराबर 0। ठीक है, ये जब हम संधि का नियम लगाएंगे तो जितनी भी धाराएं बिंदु O की तरफ आ रही थी सबको हमने किस चिन्ह से लिया, धन चिन्ह से लिया, और जो धाराएं हमारी संधि से दूर जा रही थी उन सबको हमने किस चिन्ह से लिया, माइनस चिन्ह से लिया। यहां पर रख देते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस, माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6। ये I4 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, प्लस I4, ये I5 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में I5। ठीक, तो ये आपका मुख्य नियम हुआ कि परिपथ की किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यहां से एक बात और हम कह सकते हैं, I1, I2, I3, I6 ये धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और I4 तथा I5 जो संधि से है वो दूर जा रही है। तो इधर जो बाएं पक्ष में लिखा है ये लिखा है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल, और जो I5 है वो I5, I4 और I5 जो है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल है, और दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए इसका कथन हम ये भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योगफल होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम हमारा क्या हुआ, इसका जो मुख्य कथन है क्या है कि किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, और जब हम ये चिन्ह लगाते हैं, वो ये सूत्र लगाते हैं, तो हम ये बात याद रखते हैं कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर आती हैं, बिंदु की ओर आती हैं, जोड़ की ओर आती हैं, उन सबको हम धन चिन्ह से, और जितनी भी धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन सबको हम ऋण चिन्ह से लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया, तो ये हमको प्राप्त हुआ गणितीय व्यंजक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपना जो संधि का नियम का दूसरा कथन है, प्रथम नियम का दूसरा कथन है, तो हम उपकथन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का जो योगफल होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक, ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, प्रथम नियम या संधि का नियम कहलाता है। ठीक, देखिए जो प्रथम नियम या संधि का नियम होता है तो इसमें बताया गया कि संधि की ओर जितना भी आवेश आता है, ठीक, तो संधि की ओर आने वाले आवेश जो होता है, जितना भी आवेश आता है उतना संधि से दूर जाता है, अर्थात संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है, अर्थात संधि पर ना तो आवेश की हानि होती है और ना ही आवेश का लाभ होता है। इसलिए जो हमारा प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाता है। जो प्रथम नियम होता है वो प्रथम नियम हमारे किस नियम को दर्शाता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो क्यों पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर संधि पर आवेश का संचय नहीं होता है, संधि की ओर संचय नहीं होता है, अर्थात संधि पर ना आवेश की हानि होती है और ना ही आवेश का लाभ होता है। इसलिए ये आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक, इसी पर एक जैसे हम आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले यहाँ पर कि आपकी एक रेखा हो गई, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु बी, ठीक, इसमें दर्शाया गया है, जो है क्या दर्शाया गया है कि जो ए है, ए की तरफ हमारी जो धारा आ रही है वो 8 एम्पियर, ठीक, यहां से 2 एम्पियर की धारा ऊपर जा रही है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा जाए कि I1 तथा I2 का मान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए।
I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि I1 और I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर जो है बिंदु ए, पहले हम बिंदु ए पर लगाएंगे संधि का नियम। बिंदु ए पर कौन सा नियम लगाएंगे? संधि का नियम। तो बिंदु ए पर हम संधि का नियम लगा दें। बिंदु ए पर संधि के नियम से, बिंदु ए पर हम संधि का नियम लगाते हैं। तो बिंदु ए पर संधि के नियम से देखिए क्या हो जाएगा। जो बिंदु ए है, बिंदु ए की तरफ 8 एम्पियर की धारा और 3 एम्पियर की धारा आ रही है तथा 2 एम्पियर की धारा और I1 जो धारा है वो संधि से क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योगफल होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो बिंदु ए पर हम संधि का नियम लगाएंगे। तो 8 + 3 एम्पियर ये संधि की तरफ आ रही है, तो आने वाली धाराओं का योग हो गया, और 2 + I1 जो है ये संधि से दूर जा रही है, तो ये दूर जाने वाली धाराओं का योगफल हो गया। ठीक, तो ये 8 × 3 = 11 और 2 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में 2। तो I1 बराबर हमारी कितनी आ जाएगी? 9 एम्पियर। I1 का मान कितना आएगा? 9 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बिंदु बी की बात करते हैं। हम यहीं पर बिंदु बी पर पहुंचे और बिंदु बी पर संधि का नियम लगा देंगे। तो बिंदु बी पर जब हम संधि का नियम लगाएंगे तो ध्यान देना, बिंदु बी की तरफ जो है, बिंदु बी पर धारा I1 आ रही है और धारा I2 तथा जो धारा है 2 एम्पियर वो संधि से क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो पुनः संधि का नियम लगाएंगे कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योगफल होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? I1 का मान 9, या लिख सकते हो, एक बार लिख लो आप चाहो तो, I1 बराबर I2 + 2। I1 का मान कितना है? 9 बराबर I2 का मान निकालना है +2। ये 2 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 9 से 2 घटेगा कितना? 7। I2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके का जो प्रश्न है ये किस पर पालन करता है? किस नियम का? जो है ये सारे क्वेश्चन हम संधि के नियम पर आधारित होते हैं और इनको हम इसकी सहायता से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको प्लस चिन्ह से और दूर जाती हैं तो माइनस चिन्ह से। और आप इसका जो उपकथन है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योगफल होता है उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये आपका बिंदु ए हो गया है और ये आपका बिंदु बी हो गया है। इस बिंदु ए में यहां पर जो धारा है, जो दी गई धारा है वो 10 एम्पियर है। कितनी है? 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर। ये धारा आपकी x है, ये आपकी धारा 5 एम्पियर है, ये आपकी धारा 7 एम्पियर है। यहाँ पर जो धारा है इधर से आ रही है 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये y। इसमें ये एम्पियर में दी गई है, ये भी आपकी एम्पियर में है, ये भी आपकी एम्पियर में है, ये भी आपकी एम्पियर में है। इसमें क्या निकालना है? x तथा y का मान। धारा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिया गया है बंद पाश का नियम, इसे हम द्वितीय नियम या बंद पाश का नियम कहते हैं, सेकंड लॉ या क्लोज्ड मेश रूल। ठीक, तो इसके अंतर्गत बताया गया इस नियम में कि कोई भी हमारा वैद्युत परिपथ है तो उस वैद्युत परिपथ के किसी भी खंड में या बंद पाश में या किसी भी भाग में बहने वाली धारा तथा उसके संगत जो प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उसी बंद पाश में लगे सिल के वैद्युतवाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बताया गया? किसी वैद्युत परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके
संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद पास में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। जैसे समझने के लिए आप समझिए, ठीक, ये हमने एक छोटा सा फिगर बनाया, यहां पर हमारे दो प्रतिरोध लगे, एक प्रतिरोध हो गया हमारा R1 और एक प्रतिरोध हो गया R2। यहां पर एक सेल लगा है, इस सेल का वैद्युत वाहक बल है E। अब इसमें I धारा बह रही, कितनी धारा I, ठीक। तो ये जैसे हमारा एक बंद पास हो गया A B C D। तो जब हम बंद पास का नियम लगाते हैं तो हम ये याद रखते हैं कि जिस बिंदु से चलते हैं उसी बिंदु पर रुकते हैं। या नियम क्या था इसका कि ये जैसे बंद पास का पहला खंड हो गया तो इसमें बहने वाली धारा I धारा यहाँ भी आएगी, I धारा भी यहाँ आएगी। तो I के संगत प्रतिरोध कितना है R1, तो I इंटू R1, ठीक। कहा गया है खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल हो गया। अब एक लगा है तो एक है, इसमें कितने लगे हैं, दो, गुणनफलों का योगफल प्लस योग करेंगे। यहां पर धारा कितनी आएगी I और प्रतिरोध कितना है R2 बराबर, इसमें कितने सेल लगे हैं, एक, तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है E, सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। यही कौन सा नियम हो गया, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या हुआ, किसी वैद्युत परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद पास में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। और यही नियम हमारा बंद पास का नियम कहलाता है। इसका जो गणितीय रूप बताया गया, गणितीय रूप क्या हुआ, I इंटू R बराबर सिग्मा E, जहां I क्या है, बंद पास में बहने वाली धारा, और R क्या है, उसके संगत प्रतिरोध, ठीक। I है उस खंड बंद किसी परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा और R है उस धारा के संगत प्रतिरोध। तो इनका गुणनफल किया गया है और यहाँ बड़ा सिग्मा लगा है। बड़ा सिग्मा योगफल को दर्शाता है कि अगर अन्य भी प्रतिरोध लगे होंगे तो उन सबका हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। बराबर E उस बंद पास में लगे सेल का वैद्युत वाहक बल हो जाएगा, जैसे एक है तो E अगर दो लगे हैं तो सिग्मा योग को दर्शाता है कि E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक। तो ये द्वितीय नियम है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसका कौन सा रूप है, गणितीय रूप। नियम क्या है कि किसी परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो योगफल होता है उस खंड में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। इतनी बात आपकी समझ में आई। अब देखिए जब हम ये नियम लगाते हैं तो जब हम द्वितीय नियम लगाते हैं तो द्वितीय नियम लगाते समय हम दो बातें याद रखते हैं, दो या तीन बातें जो हैं जो हमें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि जब हम परिपथ में ये नियम लगाते हैं तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो हम धारा को धन चिन्ह से लेते हैं, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा को हम ऋण चिन्ह से लेते हैं। अर्थात धारा की दिशा में धारा को धनात्मक और धारा के विपरीत दिशा में धारा को ऋणात्मक लेते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं जब कोई सेल है, अगर उस सेल में हम ऋण आवेश से धन आवेश की ओर चल रहे हैं, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक, तो सेल के वैद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेंगे, क्योंकि आपको पता है वैद्युत अपघट्य में सेल के अंदर धारा का प्रवाह किधर होता है, ऋण से धन की ओर होता है। तो अगर हम वैद्युत अपघट्य में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलेंगे तो सेल के वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे, ठीक। और अगर धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ जाएंगे सेल में, धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ, तो वैद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। दूसरी दो बातें हो गई कि पहली बात क्या हुई कि अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को धन चिन्ह से, और अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा को ऋण चिन्ह से लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम सेल में गति कर रहे हैं तो अगर ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ जा रहे हैं, वैद्युत अपघट्य में सेल के वैद्युत अपघट्य में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं तो वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं, क्योंकि वैद्युत अपघट्य में सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। और अगर
हम सेल में धन से ऋण की तरफ जाएंगे, धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ जाएंगे, तो वैद्युत वाहक बल को हम ऋणात्मक चिन्ह से लेंगे। दो बातें हुई, ठीक। अगर तीसरी बात यह है कि अगर किसी बंद पास में दो सेल लगे हैं, जैसे यहाँ पर एक सेल और लग जाता, सपोज दैट यहाँ पर एक सेल और लगा होता, ठीक, एक सेल हमारा और लग गया, तो अब यहाँ पर जब हम रूल लगाते हैं, ठीक, इसका वैद्युत वाहक बल जैसे E1 था, इसका E2 था, तो यहाँ पर जब हम सेलों का वैद्युत वाहक बलों का योगफल करते हैं, तो योग में हम हमेशा ध्यान देते हैं अगर समान पोल जुड़े हैं, समान का मतलब है प्लस से प्लस जुड़ा है, ठीक, जैसे ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये पहला सेल होता, ये दूसरा सेल, तो अगर दोनों के समान पोल जुड़े हैं, समान का मतलब धन वाले सिरे से धन सिरा जुड़ा है या ऋण वाले सिरे से ऋण सिरा जुड़ा है, तो हम सदैव सेलों के वैद्युत वाहक बलों का अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर करते हैं, ठीक। और अंतर कैसे करेंगे? अधिक वाले वैद्युत वाहक बल से कम वाले वैद्युत वाहक बल को घटाएंगे, क्योंकि अधिक वाले की क्या होती, प्रबलता होगी, ठीक, अधिक वाले की प्रबलता होगी और उसी के कारण धारा का प्रवाह होगा। इसलिए जब सेलों के समान पोल जुड़े होते हैं, तो समान पोल का मतलब धन से धन जुड़ा हो या ऋण से ऋण जुड़ा हो, तो जो हम सेल का वैद्युत वाहक बलों का योगफल लेते हैं, उसके स्थान पर अंतर ले लेते हैं, अर्थात घटा देते हैं, ठीक। और अगर विपरीत सिरे जुड़े हों, प्लस से माइनस, जैसे इस वाले में दिया गया है, इसके माइनस से क्या जुड़ा है, प्लस, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, E1 प्लस E2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं जो हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो याद रखेंगे। और एक चौथी बात भी हम मान लेते हैं कि जब हम बंदपास का नियम लगाते हैं, तो जिस बिंदु से चलते हैं पुनः हम उसी बिंदु पर वापस लौटकर आते हैं। तो ये चीजें हैं किरचॉफ का नियम लगाते समय, द्वितीय नियम लगाते समय याद रखने योग्य मुख्य बातें। तो द्वितीय नियम क्या बताया गया कि किसी परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा, जो धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो योगफल होता है, उस बंदपास में खंड में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। तो द्वितीय नियम क्या हुआ, एक बार फिर बता रहे हैं, किसी परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस परिपथ के उस खंड में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आई है तो ये याद रखना, आई है बहने वाली धारा, आर है उसके संगत प्रतिरोध, गुणनफल किया गया है, फिर उसका बड़ा सिग्मा लगाया गया है, अर्थात योगफल निकाल रहे हैं। अगर I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ई है उसी खंड में लगे सेल का वैद्युत वाहक बल, जब सिग्मा लगाया गया है अर्थात वैद्युत वाहक बलों का क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रख देंगे, जैसे ये हमारा दिया गया है बंदपास, इसमें हमें बंदपास का नियम लगाना है। तो देखिए अगर इसमें हम मुख्यतः देखे जाए तो देखते हैं तो मुख्यतः तीन बंदपास, एक पहला ये हो गया, पहला दूसरा, ठीक, और एक देखा जाए तो ये पूरा है, एक देखा जाए तो ये पूरा बंदपास है, ठीक। अब इसमें हम बंदपास का रूल लगाएंगे। तो हमने कहा था जब हम बंदपास का नियम लगाते हैं तो जिस बिंदु से चलते हैं वहीं पर हम पुनः लौट कर आते हैं। तो ध्यान देना, जैसे हम यहां से चले, ए से चले बंदपास, ए बी ई एफ ए में, ठीक, बंदपास किसमें किसमें, ए बी ई एफ ए में, ठीक। बंदपास का नियम लगाएंगे, ध्यान देना, यहां से जैसे धारा I1 आ रही तो यहां कितनी आएगी I1। तो देखिए जब हम A से B तक आ रहे हैं, पहले A से कहां जा रहे हैं, B, तो A से B तक जब हम जा रहे हैं तो धारा कितनी है, I1। लेकिन क्या A से B तक कोई प्रतिरोध आपका लगा है? जो A से B भुजा है उसमें कोई प्रतिरोध लगा है? नहीं लगा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर B से अगला क्या है, B से कहां जा रहे हैं, E पर। तो देखिए जब हम B से E जा रहे हैं तो धारा के किधर जा रहे हैं, विपरीत। और हमने आपको बताया जब हम धारा के विपरीत जाते हैं तो धारा को किस चिन्ह से लेते हैं, माइनस चिन्ह से लेते हैं। ध्यान देना,
ये -I2 होगी, यहाँ पर तो प्रतिरोध लगा नहीं, देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ धारा भी I2 है, तो यहाँ धारा I2 और संगत प्रतिरोध कितना है R2, तो ये होगा माइनस का I2 इंटू R2। ठीक, फिर E से पहुंचे बस तुरंत प्लस लगा दो। E से कहां पहुंच रहे हैं? F। E से F धारा कितनी है? I1, लेकिन यहां पर जो है क्या कोई प्रतिरोध लगा है? नहीं लगा है, छोड़ देंगे। फिर F से कहां गए हैं? A के पास। देखो F से A के पास, यहां धारा I1 है तो इसमें भी तो धारा I1 आएगी, तो कितनी हो जाएगी? I1 इंटू R1। ठीक, अब A पर पहुंच गया तो कौन सा चिन्ह? बराबर, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखो जो ये बंद पास ABEFA, तो ध्यान देना यहां से जैसे हमने कह दिया E1 जो है वो ग्रेटर देन है E2 से। तो देखो भाई यहां से अभी हम दो बातें ध्यान रखना, हमने बताया था अभी आपको कि ध्रुवता को ध्यान रखेंगे, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं। यह हमने आपको कहा था अगर समान पोल जुड़े होंगे तो हम वैद्युत वाहक बलों का क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। तो देखिए यहां से आए तो इस सेल का धन सिरा इस सेल के धन सिरे से जुड़ा है। ठीक, एक तो ये बात हो गई। तो जो समान पोल जुड़े हैं तो वैद्युत वाहक बलों का अंतर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा E1 माइनस E2। अधिक वाले से कम वाले को क्या किया? घटा दिया। ठीक, या अब दूसरा जो हमने बताया था कि जब सेल के अंदर हम ऋण से धन तक जाएंगे, ऋण सिरे से धन सिरे तक जाएंगे, तो हम उस सेल के वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे, और अगर धन से ऋण जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए इसमें देखा जाए E2 में इसका वैद्युत वाहक बल सॉरी E2 था। ठीक है, यहां से ये धन है तो इसमें धन से किधर जा रहे हैं? ऋण, तो इसको E2 को किस में लिया है? माइनस में। ठीक, E2 को किस में लिया है? माइनस में। इसमें आइए, इसमें ऋण से किधर जा रहे हैं? धन, इसका वैद्युत वाहक बल E1 था। ऋण से किधर जा रहे हैं? धन की ओर, तो इसको क्या लिया है? प्लस लिया है। ओके, अब देखो यहां से प्लस माइनस माइनस प्लस वाले को आगे कर लो, ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में हम दूसरा बंद पास ले लें। बंद पास किसमें? बंद पास A C D, या इसमें ले लो B C D E B में, बंद पास B C D E B में द्वितीय नियम से। किस नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, अब इस जो पहले स्टेप में नहीं ध्यान दिए हैं वो दूसरे स्टेप में ध्यान देंगे। ठीक है, देखो भाई B से कहां पर है? अब देखो यहां पर पहले बिंदु P पर आओ। बिंदु P पर हम प्रथम नियम लगा दें, संधि का नियम। तो B की तरफ धारा हमारी कौन सी आ रही? I1 आ रही है, और कौन सी आ रही है? I2 आ रही है। B से दूर कोई धारा अगर हम सपोज दैट X मान लें, तो भी आपने पढ़ा है आने वाली धाराओं का योग बराबर दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो X का मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा I1 प्लस I2। ये आप हमारा I1 प्लस I2 हो गया। ओके, अब देखो जब हम बंधपास का नियम लगाएंगे तो हम B से C की तरफ जा रहे हैं। B से कहां जा रहे हैं? C की ओर जा रहे हैं। तो B से C तक आइए आप, तो यहाँ पर धारा आपकी है I1 प्लस I2, लेकिन इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। जब कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, अगर आप लिखना भी चाहते हो तो क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 गुणे कोई प्रतिरोध नहीं, तो जीरो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इसलिए हम इसकी गणना नहीं करते हैं। ठीक, यहां से B से C तक पहुंचे, I1 प्लस I2 कोई प्रतिरोध नहीं। C से D तक गए, C से D तक धारा हमारी कितनी है? I1 प्लस I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है? R3। ओके, R3। C से कहां गए थे? D तक। जैसे पहुंचो आप प्लस चिन्ह लगा दो। ठीक, फिर D से कहां गए हैं? E के पास। D से E के पास ये धारा I1 प्लस I2 थी, तो यहाँ भी I1 प्लस I2 होगी, लेकिन से D से E तक कोई प्रतिरोध नहीं लगा तो ये छूट जाएगी। ठीक, फिर प्लस लगा है। E से कहां जा रहे हैं? B पर। देखो E से B पर यहाँ धारा कितनी है? I2। यहाँ संगत प्रतिरोध कितना है? R2। तो I2 इंटू R2 बराबर B पर पहुंच गए हैं, और जहां पहुंच गए कौन सा चिन्ह? बराबर। इस खंड में कोई सेल लगा है? जी लगा है, एक सेल लगा है, और इस सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है? E2, तो लिख दिया E2।
भाई इसमें E1 तो था नहीं कि जोड़ते घटाते, एक था तो लिख दिया E2। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के पश्चात I1 और I2 का मान निकाल लीजिए। तो ये जो हमारा है किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि द्वितीय नियम क्या है कि किसी परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणन का फल का जो योगफल होता है उस खंड में लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। और इस किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम जटिल से जटिल परिपथ में विद्युत धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम इस पर आधारित किरचॉफ के नियम द्वितीय नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। ठीक, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम मंदपास का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसको हम किरचॉफ के नियम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो धारा I1 और I2 का मान निकालना है। देखिए यहाँ से जो धारा आपकी I1 आ रही है, यहाँ से धारा I2 जा रही है, ये बिंदु आपका B हो गया। यहाँ से धारा इस डायरेक्शन में दी गई है। ठीक, तो बिंदु ये जो धारा है 15 ओम में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, तो बिंदु B पर अगर हम लगा दें संधि का नियम, तो बिंदु B पर अगर हम संधि का नियम लगा देंगे तो बिंदु B पर पहले हम लगाए संधि का नियम, तो बिंदु B पर संधि के नियम से, संधि के नियम से। ठीक, तो बिंदु B पर हम संधि का नियम लगा दें, तो संधि के नियम से अगर इसमें हमें धारा नहीं पता है x मान लें, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बिंदु B पर धारा हमारी कितनी आ रही है, I1, और जा कौन कौन सी रही है, I2 प्लस x। तो x का जब हम मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, अर्थात इस 15 ओम एम्पियर में जो धारा बहेगी वो हो जाएगी I1 माइनस I2। ठीक, अब इसमें हम बंदपास का नियम लगाएं। इसमें देखा जाए तो इस परिपथ में कितने खंड हैं, तो हम कह सकते हैं 2 खंड हैं, या मुख्यतः 3 खंड कह सकते हैं। एक हमारा है ABEFA, एक है BCDEB और एक है ACDFA। तो 3 बंदपास हैं, हम जो चाहो आप लगा सकते हो। तो हम लगा दें इसमें बंदपास के नियम से, बंदपास A B E F A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, तो इसमें हम अगर लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से कितना हो जाएगा, ध्यान देना भाई। A से B तक धारा कितनी है, I1 गुणे संगत प्रतिरोध 10 ओम। A से B पर गए, फिर B से E कर जा रहे हैं, B से E, तो B से E के अंतर्गत धारा कितनी है, I1 माइनस I2, संगत प्रतिरोध 15 ओम, प्लस E से F तक ये फिर धारा हमारी I1 हो जाएगी। ठीक, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, कोई बात नहीं। फिर F से A तक कुछ नहीं है, तो बराबर इसमें जो सेल लगा है उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 3 वोल्ट। इसको गुणा कर लेते हैं, 10 ये हो जाएगा हमारा 10 I1 प्लस इस 15 का गुणा I1 से होगा, ये हो जाएगा 15 I1 माइनस 15 का गुणा I2 से होगा, 15 I2 बराबर 3। 10 I1 में 15 I1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 25 I1 माइनस 15 I2 बराबर 3। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में हम ले लें बंदपास BCDEB में, बंदपास BCDEB में फिर द्वितीय नियम लगा दे। ठीक, तो देखो B से C तक जा रहे हैं, धारा कितनी है, I2 गुणे संगत प्रतिरोध 20 ओम, प्लस C से D तक भाई I2 है, अब कोई मार्ग नहीं तो इसमें भी तो धारा I2 होगी। ठीक है, कितना, I2 गुणे 50 ओम, कहां से आ गए, C से D, फिर प्लस लगा दो,
डी से ई तक धारा I2 होगी, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। अब ई से कहाँ जा रहे हैं, एफ, धारा आ रही है बी से ई, हम जा रहे हैं ई से बी, धारा बी से ई की तरफ आ रही है, हम जा रहे हैं ई से बी की तरफ। तो धारा के विपरीत है, तो धारा को किस चिन्ह से लेंगे, माइनस I1 माइनस I2 गुणे संगत प्रतिरोध कितना है, ये 15 ओम है, ठीक, गुणे 15 ओम। जहां से चले थे वहां पहुंच गए, इसमें कोई से लगा नहीं लगा तो उसका वैद्युत वाहक बल 0, ठीक। I2 का गुणा 20 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 I2 प्लस यहाँ I2 का गुणा 50 से होगा, ये होगा 50 I2 और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस I1 माइनस I2 और ये 15 बराबर 0, ओके। यहां से 20 I2 और 50 I2 कितना हो जाएगा, 70 I2 माइनस गुणा करना 15 I1 का गुणा, यहां से ध्यान देना भाई, पहले गुणा कर लो, माइनस 15 का गुणा I1 से, ये 15 I1 माइनस 15 का गुणा I2 से, माइनस 15 I2 बराबर 0, ठीक। ये हो जाएगा 70 I2 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा 15 I1, ये माइनस माइनस प्लस 15 I2 बराबर 0, इतना होगा भाई, ठीक। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना, 70 I2 से 15 I2 घटेगा, ये माइनस 15 I1 और 70 I2 से 70 I2 और प्लस 15 I2, 70 एक 80 और ये हो जाएगा कितना, प्लस का 85 I2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। ये यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का 15 I1 बराबर माइनस 85 I2 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ माइनस माइनस हट जाएगा, I1 बराबर 85 I2 बटे 15, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 एक कम 5 35। I1 का मान कितना आ गया, I1 बराबर आ गया 17 I2 बटे 3, समीकरण 2, ठीक। अब ये I1 का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो I1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कितना दिया है हमारा 25 गुणे I1 के स्थान पर 17 I2 बटे 3, 17 I2 बटे 3 माइनस का 15, ठीक, I2 बराबर 3, ओके। 17 का गुणा 25 से कर दो, 17 बचे 85 के 5, ठीक है, 17 बचे 85 के 5, हम लगा 8, 17 दूना 34 और 8 42, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 425 I2 अपॉन 3 माइनस 15 I2 बराबर 3। यहाँ पर इसका हर बराबर करेंगे, 425 I2 माइनस 15 3 45 I2 बटे 3 बराबर 3। 425 से 45 घटेगा, ये बचेगा हमारा 300 कितना, 425 से आप 45 घटा दो, ये हो जाएगा 0 8, ठीक, ये 380 बराबर 380 I2, 3 उधर चला जाएगा, 3 त्रिक का 9, I2 बराबर 9 बटे 380, ठीक। डिवाइड करना चाहो इसको डिवाइड कर सकते हो आप, डिवाइड करें 380 आगे 9, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, अभी भी छोटा है, फिर 0 बढ़ाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 दूना 6, 2 शून्य 0, 2 8 16 के 6, हाथ लगा 1 2 3 6 7, ठीक, ये 0 हो जाएगा। ये 10 से 4 घटेगा, 6 घटेगा, 4 बचेगा और 8 से 7 घटेगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 8 त्रिक 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक। तो ये आया हमारा I2 का मान कितना आया, I2 बराबर 0.023 एम्पियर। इस I2 का मान उठा के रख दें समीकरण 2 में, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो कितना हो जाएगा I1
बराबर 17, I2 के स्थान पर कितना रखेंगे 0.023 अपॉन 3, I1 बराबर 17 तियां 51 के 1 हाथ लगा 5, 17 दूना 34 और 34 5 39, ठीक 3 अंकों बाद दशमलव लगा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो I1 का मान 0.13 एम्पियर। तो ये हो गया किरचॉफ के नियमों की सहायता से हमने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। ये दो आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो सॉल्व करके आपको इन क्वेश्चनों का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो परिपथ है इसमें धारा 2 एम्पियर की आ रही है। यहाँ पर हमारा बिंदु P है, बिंदु P से ऊपर की ओर हमारी धारा जा रही है 1 एम्पियर, यहाँ से भी धारा आ रही है 2 एम्पियर, ठीक। अर्थात बिंदु P की तरफ 2 एम्पियर की धारा आ रही है 1 एम्पियर, और I1 जो धारा है वो इससे दूर जा रही है, ठीक। यहाँ बिंदु Q पर है, बिंदु Q पर ये आपकी I1 1 एम्पियर हो गई, ये आपकी जो हो गई I2 का मान फाइंड करना है। ये बिंदु R है, ये बिंदु R पर 1.2 एम्पियर धारा दूर जा रही है, 1 एम्पियर और धारा I इससे दूर जा रही है, 1 एम्पियर आ रही है और I दूर जा रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें धारा I1 तथा I2 का मान याद करना है। यहाँ पर बंद पास का नियम लगा के आपको I1 तथा I2 का मान बताना है। ये धारा I है, तो यहाँ से धारा I1 तथा I2 का मान, धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। इतने पर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इनका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।